हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काल चक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक था ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, उसका चौथा पार्ट है मुहरे, लिपि तथा बाट। मुहरे विशिष्ट हड़प्पाई पुरा वस्तुएं हैं। इन पर किसी पशु का चित्र और एक अपरिचित सी लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलता है। ये अमूमन सेल खड़ी पत्थर की बनाई हुई होती है। और मुहर से तात्पर्य, एक बात आप याद रखना, जैसे ही हमारे सामने मुहर शब्द आता है तो हम मुहर से एक सिक्के को समझ लेते हैं। आपका कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जब भी हम मुहर पढ़ेंगे तो वहां मुहर से तात्पर्य किसी सिक्के से, किसी भी प्रकार के, किसी भी धातु के सिक्के से मतलब यहां नहीं है। ये मुहर या मुद्रांकन जो है वो किसी प्रकार की धातु के बने सिक्के नहीं थे। और ये जो है ये लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने हेतु इनका प्रयोग किया जाता था। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता के वक्त लंबी दूरी के व्यापार भी होते थे। जैसा कि हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा है कि हड़प्पा जो लोग थे उनके संपर्क भारतीय उपमहाद्वीप के दूरस्थ जगहों और साथ साथ में ही मेसोपोटामिया सभ्यता, ओमान, बहरीन वगैरह जो दूर दूर के प्रदेश थे वहां तक इनके संबंध थे। वहां तक इनके वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय द्वारा व्यापार होता था और माल का आवागमन भी होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कहूं कि कोई सामान है जो किसी बोरे में मान लो भर दिया गया है, उस बोरे को धागे से, डोरी से बांध दिया है, फिर उस डोरी की गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर जो मुहर है उसकी छाप छोड़ दी जाती थी और वो जो छाप है वो गंतव्य स्थान पर थैले के पहुंचने तक अक्षुण्ण रहती थी। तो ये समझा जाता था कि उस माल के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये बिल्कुल जैसे भेजा था वैसा ही गंतव्य स्थान तक पहुंच गया है। मुहर यही काम करती थी और बड़ी संख्या में मुहर हड़प्पा सभ्यता से हमें मिलती हैं और ऐसी मुहरें बाद में किसी भी सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं होती हैं। लिपि की बात करें तो हड़प्पाई मुहरों पर पशु के चित्र के साथ साथ में एक लिपि भी होती थी जिस पर कुछ लिखा हुआ होता था। हड़प्पाई मुहरों पर यह लिपि जो है वो ये बताती थी, उस मुहर पर जो अंकित थी, कि उसका मालिक और उसकी पदवी। ऐसा पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है और इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया की है, मिस्र की, वहां की लिपियों को पढ़ लिया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। इस कारण हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारी जानकारी है, उनसे आज भी हम दूर हैं। लेकिन यह तो फिक्स है कि वो लिपि वर्णमालीय लिपि नहीं थी। वर्णमालीय लिपि से तात्पर्य है कि जैसे हमारे ABCD है या AAI है, वो व्यंजन और स्वर का बोध कराते हैं, वैसे ये नहीं थी। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी और इसका हर जो चिन्ह या चित्र है वो किसी वस्तु के बारे में, किसी काम के बारे में एक स्पष्ट संकेत देता था। लगभग 375 से लेकर 400 तक जो चिन्ह है वो अभी तक हड़प्पा लिपि के देखे गए हैं।
एक और मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, कई लोग लिपि और भाषा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लिपि और भाषा में अंतर है। भाषा जैसे अंग्रेजी, हिंदी वगैरह ये भाषाएं हैं, जबकि लिपि है जैसे देवनागरी लिपि। आप मोबाइल में मान लो मैसेज टाइप करते हैं और मैसेज इस तरीके से टाइप करते हैं कि मेरा नाम विक्रम सिंह है, तो MERA मेरा, NAM नाम, VIKRAM विक्रम, इस तरीके से आप करते हैं तो वो आपकी भाषा तो हिंदी है, लेकिन वो लिपि हिंदी नहीं है। लिपि जो हिंदी में प्रयोग होती है वो होती है देवनागरी। उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मेरा नाम, न कि ऐसे मेरा नाम। ये हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि है। ये भाषा तो हिंदी है लेकिन लिपि देवनागरी नहीं है। तो लिपि से तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर आते हैं बाट की तरफ। बाट से तात्पर्य है जो तोलने के काम में आते हैं, उन्हें ही बाट कहा जाता है। आप अपने आसपास की बहुत सारी दुकानों में गए होंगे और वहां से अगर आपने किराना का सामान लिया है या ऐसा ही कोई सामान लिया तो वो आपको तोल कर देता है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो उसी तरीके से जो बाट है वो भी हड़प्पा सभ्यता में बहुत संख्या में हमें मिलते हैं। और इन बाटों की विशेषता ये है कि ये पूरी हड़प्पा सभ्यता में, चाहे मुहरे हो, लिपि हो, बाट हो, एक रूप है, अर्थात एक समान है। चाहे वो हड़प्पा का बाट हो या मोहनजोदड़ो का बाट हो, धोलावीरा का बाट हो, सब एक जैसे हैं। जैसे कि आज हम बात करें 1 किलो का बाट, चाहे वो राजस्थान में चलता हो, महाराष्ट्र में चलता हो, जम्मू कश्मीर में चलता हो या केरल में चलता है, लेकिन उसका नाप है, तोल है, वो एक जैसा ही होगा। तो एक जैसे जो बाट है वो हड़प्पा सभ्यता में चलते थे। एक जैसी लिपि चलती थी, एक जैसी मुहरें चलती थी, एक जैसी ईंटें चलती थी, जिनका अनुपात एक जैसा ही होता था। जो बाट है उसमें जो छोटे बाट हैं वो द्विआधारी है और बड़े बाट है वो दशमलव प्रणाली पर चलते हैं। द्विआधारी और दशमलव का मैं आपको अंतर बताता हूं। द्विआधारी से मतलब है कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी एक बाट से अगले वाला बाट जस्ट उसका डबल होगा, उससे अगले वाला उसका डबल होगा, उससे अगले वाला उसका डबल होगा। ये छोटे बाट जो होते थे वो द्विआधारी प्रणाली पर थे और जो बड़े बाट थे वो दशमलव प्रणाली पर थे। अब दशमलव का मैं आपको अंतर बताता हूं। दशमलव का मतलब है जैसे इंटू 10 आप कर दीजिए। जैसे 1 ग्राम का बाट, उससे ऊपर सीधा 10 ग्राम का, उससे ऊपर सीधा 100 ग्राम का, उससे ऊपर सीधा 1000 ग्राम का, इस तरीके से ये दशमलव प्रणाली में आ जाएंगे। ये बाट जो है वो चर्ट नामक पत्थर जो होता था उसके बनते थे। चर्ट नामक पत्थर के बाट जो है वो बनते थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्राचीन सत्ता। हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें उसका विस्तार तो आपको बता ही चुके हैं, बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैली हुई थी। अब हड़प्पा सभ्यता की तरफ अपन दृष्टिपात करें तो वहां जटिल फैसले लिए और कार्यान्वित किए गए हमें लगते हैं और ऐसा होता भी था, क्योंकि एक ही अनुपात की ईंटें, चाहे वो यहां के धोलावीरा की ईंटें हों
चाहे वो हड़प्पा की ईंटें हो, चाहे मोहनजोदड़ो की हो, छनूदड़ो की हो, सुतकागेंडोर की हो या आलमगीर की हो, सब जगह पर जो भी ईंटें चलती थी वो एक ही अनुपात की होती थी। जो भी मोहरें चलती थी वो एक जैसी होती थी। जो भी मनके चलते थे वो एक जैसे होते थे, और जो भी बाट चलते थे वो एक जैसे होते थे। अर्थात हड़प्पाई पुरावस्तुओं में जो असाधारण एक रूपता दिखती है वो एकीकृत शासन के बगैर संभव नहीं हो सकती। हमें मोहनजोदड़ो से एक बड़ी संरचना मिली है जिसको पुरातत्वविदों ने राजप्रासाद की संज्ञा दी है। हालांकि वो इतनी भी बड़ी नहीं है या उसमें ऐसी कोई भव्य वस्तुएं हमें नहीं मिलती हैं कि उसे राजप्रासाद कह दिया जाए। और साथ में ही एक पत्थर की मूर्ति मिली है एक पुरुष की, जिसको पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। क्या नाम है? पुरोहित राजा। यह नाम आज तक चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुए 100 साल के करीब हो गए, लेकिन यह नाम आज तक भी चल रहा है। और यह नाम जो है वो पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामियाई सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए दिया है, क्योंकि मेसोपोटामियाई सभ्यता में पुरोहित राजा वहां पर होते थे जो धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करते थे और साथ साथ में उनके हाथ में सत्ता भी होती थी, अर्थात वो सत्ता के केंद्र भी थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ की अनुष्ठानिक जो क्रियाएं हैं उनको भी अभी तक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं समझा गया है। इसलिए पुरोहित राजा फिक्स कर देना यह कतई संभव या हमें समुचित नहीं लगता है। शासन व्यवस्था को लेकर हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे पुरातत्वविदों की अपनी अलग अलग राय हैं। कुछ जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि पुरोहित राजा हड़प्पा सभ्यता को संचालित करते थे, यानी राज सत्ता है या सत्ता का केंद्र उनके हाथों में था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं था, सभी लोगों की स्थिति एक जैसी या सामान्य थी। कुछ लोग इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो सत्ता का केंद्र है वो व्यापारियों के एक समूह के हाथ में था और वही हड़प्पा सभ्यता को संचालित करते थे। ऐसा वो लोग हड़प्पा के दूरगामी व्यापार, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क और वाणिज्य प्रधान सभ्यता होने के कारण वो करते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वहां अलग अलग शासक जो थे वो शासन करते थे। जैसे कि हड़प्पा का अलग शासक, मोहनजोदड़ो का अलग शासक, धोलावीरा का अलग शासक, इस तरीके से जितने भी जो हड़प्पाई शहर हैं वहां के जो शासक है वो अलग अलग थे। लेकिन इतिहासकारों का एक बड़ा समूह है वो ये कहता है कि एक ही शासक था, क्योंकि इतने जटिल फैसले और इतनी असाधारण एक रूपता हर क्षेत्र में वो एक शासक और उसके आदेश के बिना कतई संभव नहीं लगती है। और सबसे तार्किक और समुचित हमें जो तर्क है वो ये लगता है कि पूरी हड़प्पाई सभ्यता एक शासक के अंतर्गत थी। अब सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो उसको लेकर भी हालांकि इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर जो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है वो आपके माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व,
यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, बी बिफोर यानी पहले, क्राइस्ट मतलब ईसा, ईसा से पहले 2600 साल से 1900 बीसी। अर्थात अगर हम आज के काल से बात करें तो ये आज के काल से कितना पहले, ये ईसा पूर्व तो 2600। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो इस सामान्य सी बात को भी नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्रिक जो है इसको सीधे तरीके से समझने की है कि जो ईसा पूर्व लिखा गया है वो आज से कितना पहले है। तो जो ईसा पूर्व लिखा गया है उसमें आप प्लस 2000 जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, तो एक राउंड फिगर आप 2000 जोड़ दीजिए, तो 2600 प्लस 2000 यानी आज से 4600 साल पहले से लेकर 3900 साल पहले तक ये सभ्यता अपने जीवंत रूप में मौजूद थी। 600 से 700 साल तक ये सभ्यता है अपने जीवंत रूप में बड़ी ही अच्छी तरीके से चली, और एकाएक इसके अंत होने के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। अब इसका कारण क्या है उसको अगर बात करें तो बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इसका कारण बाहरी आक्रमण बताते हैं। जैसे कि व्हीलर ने बताया है कि आर्यों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता पर हुआ। बहुत सारे विद्वान अत्यल्प वर्षा यानी कम वर्षा, कोई ज्यादा बाढ़ आना, कोई जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाना, इस तरीके मौसम का बदलाव, इस तरीके से बहुत सारे जो कारण है वो इतिहासकारों ने बताए हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्थित तरीके से उस पर सोचें तो कोई भी एक स्थल का तो पतन इनमें से किसी कारण से भी हो सकता है, चाहे वो आग लगे, बाढ़ आए, लेकिन सारी की सारी सभ्यता किसी भी एक कारण से नष्ट नहीं हो सकती। हालांकि 1800-1900 ईसा पूर्व के काल में भी जहां हड़प्पा सभ्यता मौजूद थी वहां हमें साक्ष्य मिलते हैं मानव जीवन के, लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता के नहीं थे। हड़प्पाई जो सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, उसका अंत हो चुका था। जो एकीकृत बाट, लिपि, मुहरे, वो अब हमें 1900 बीसी के बाद में दिखनी बंद हो गई। लेखन कला, लंबी दूरी का व्यापार और राजप्रसाद जैसी बड़ी संरचनाओं का निर्माण होना बंद हो गया। तो इसमें जो तर्क दिए जाते हैं वो एक भी तर्क हमें स्पष्टतः बिल्कुल 100% सत्य नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम इस पर बात करें तो अमूमन ये माना जा सकता है कि हड़प्पाई जो सभ्यता है उसका ही अंत हो गया था। जो एकीकृत राज व्यवस्था थी हड़प्पा की, उसका अंत हो गया था। और उसके बाद में भी हालांकि यहां पर संस्कृतियां पनपी जिनको उत्तर हड़प्पाई या परवर्ती हड़प्पाई सभ्यता या संस्कृति कहा जाता है, उनको उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद में पनपी, उनको परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। साथियों, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद में जो कि पहली नगरीय क्रांति थी या पहली बार नगर बसे थे,
उसके बाद में इस हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है उससे दूर कहीं पर भी दूसरी बार नगर बसने के लिए 1000 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।